सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं को। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अच्छे ही होंगे। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है अपने, जो हम 8वां जो चैप्टर जो अवशोषण वाला या जो तत्वों की जो भूमिका वाला जो हम पढ़ रहे थे कि पौधे जो होते हैं वो 17 प्रकार के तत्वों का उपयोग करते हैं और उन तत्वों की क्या उपयोगिता यूटिलिटी होती है, ठीक है, उसके संदर्भ में लास्ट आज का जो टॉपिक है क्रिया विधि से संबंधित है कि जो ये 17 प्रकार के जो तत्व होते हैं इन तत्वों का अवशोषण जो है वो पौधे किस रूप में करते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन क्लास 12 हिंदी मीडियम। और आप तो जानते ही हैं कि हम बायो पढ़ाते हैं आपको, क्यों? हमारा जो लक्ष्य है, एम है, वो है आपको डॉक्टर बनाना। तो देखते हैं कि आप कितने काबिल डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर तो आप बनेंगे, लेकिन कितने काबिल डॉक्टर बनते हैं ये तो तब पता लगेगा जब हम स्ट्रेचर पर होंगे और आपके हाथ में कैंची होगी और सुई होगी। ठीक है, सो तब तक तो हम आपको, उस समय तो आपके हाथ में हथियार होगा, लेकिन आज हमारे हाथ में हथियार है। ठीक है, तो आज हम उसका उपयोग अपने तरीके से करेंगे, बाकी बाद में देखेंगे। डिस्टेंट टॉपिक है खनिज लवणों के अवशोषण की क्रिया विधि। खनिज लवणों के अवशोषण की क्रिया विधि। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी जो है वो तो पढ़ना ही है हमें। खनिज लवणों के अवशोषण की क्रिया विधि को 2 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। कितने भागों में? 2 प्रक्रियाओं द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? खनिज लवणों का अवशोषण दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है। दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? निष्क्रिय खनिज अवशोषण और सक्रिय खनिज अवशोषण। नंबर 1 निष्क्रिय अवशोषण और नंबर 2 सक्रिय अवशोषण। ओके, एक तो निष्क्रिय खनिज अवशोषण होता है, एक सक्रिय खनिज अवशोषण होता है। जैसा कि आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है, निष्क्रिय यानी कि पैसिव जो एब्जॉर्वेशन की जो प्रोसेस होती है डियर स्टूडेंट, उसके अंदर एटीपी की आवश्यकता नहीं होती और सामान्य विसरण विधि द्वारा जिस रूप में पौधे जल का ग्रहण कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जल का अवशोषण किस प्रकार से किया जाता है, ये हम पहले के पाठों में पढ़ चुके हैं कि जल का जो अवशोषण होता है वो एक प्रकार से निष्क्रिय प्रकार का अवशोषण होता है डियर स्टूडेंट। उसके अंदर वाष्पोत्सर्जन जो मुख्य भूमिका निभाता है, ये तो आप जानते ही हैं। वाष्पोत्सर्जन जो होता है, ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है, वो ट्रांसपोरेशन होता है, वो मुख्य भूमिका निभाता है। और इसका जो ट्रांसपोरेशन जो खिंचाव होता है, उस खिंचाव के कारण क्या होता है, जो कि कहाँ पे उत्पन्न होता है? पत्तियों में उत्पन्न होता है। ठीक है, और वो खिंचाव जो होता है जड़ों तक महसूस किया जाता है और जड़ों के द्वारा किसका अवशोषण कर लिया जाता है? जल का अवशोषण कर लिया जाता है। तो निष्क्रिय अवशोषण में इस वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण क्या होता है कि जल के साथ साथ खनिज लवणों का भी अवशोषण हो जाता है। हालांकि सभी खनिज लवणों का नहीं होता है, लेकिन कुछ जो जल में घुलनशील जो खनिज लवण होते हैं, ठीक है, उनका क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। तो ये बड़ी आसान है, इसमें ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके भी कुछ चरण हैं, तो आप इतना लिखने के पश्चात, ये तो आपने नोट कर लिया, इसके बाद आप फिर दोबारा से नंबर 1 डालेंगे, वो डालेंगे आप निष्क्रिय अवशोषण। पहले हम किसे पढ़ेंगे? निष्क्रिय अवशोषण को। ठीक है, कि निष्क्रिय अवशोषण क्या है, लिखिए इसमें। इस प्रकार के अवशोषण में
ये जो अवशोषण की विधि होती है इसमें एटीपी यानी कि ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अवशोषण में आयंस जो होते हैं, आयन उनके जो विद्युत प्रवणता होती है, ठीक है, आयन उनके विद्युत रासायनिक विभव प्रवणता के आधार पर, किसके आधार पर, विद्युत रासायनिक विभव प्रवणता के आधार पर, इस प्रकार के अवशोषण में आयन उनके विद्युत रासायनिक विभव प्रवणता के आधार पर कोशिका द्वारा बिना ऊर्जा खर्च किए, बिना ऊर्जा खर्च किए कोशिका में प्रवेश करते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है कि इस प्रकार के अवशोषण में जो आयंस होते हैं, आयनों का ही अवशोषण पढ़ रहे हैं हम, कि आयंस जो होते हैं वो अपने विद्युत रासायनिक विभव जो प्रवणता होती है यानी कि उनकी जो सांद्रताएं होती हैं, कहने का मतलब तो यही है कि उनके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो परासरण और विसरण के माध्यम से जो आदान प्रदान वाली जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर कोशिका में प्रवेश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या कहा गया है कि उसके आधार पर कोशिका द्वारा बिना ऊर्जा खर्च किए कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, इस संबंध में 3 विचार प्रस्तुत किए गए हैं। 3 विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इसको आप नोट कर लिए, फिर विचारों के ऊपर करेंगे। बड़े आसान से हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मिटा दूं? नोट्स आपको बोर्ड से ही उतारने हैं, मैंने पहले ही बता दिया था इस चैप्टर के। आपको किसी तरह के कोई नोट्स नहीं भेजे जाएंगे। सो आप इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे और नोट्स जो है वो आप उतार भी रहे होंगे। ठीक है, मौका कभी मिलेगा तो ज़रूर आपके नोट्स जो हैं वो चेक किए जाएंगे आपके घर आके। बस हमारी जो फीस है वो आप जानते हो आपके घर आने की, कि हमारी जो आपके घर आने की फ़ीस है वो है 1 कप चाय ओनली। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं फ़ीस नहीं लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं खुद भी खर्चा नहीं करता और न ज़्यादा दूसरों से कराता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? सो पहला जो विचार है वो है डियर स्टूडेंट, संहति प्रवाह परिकल्पना, यानी कि मास फ्लो हाइपोथेसिस। संहति प्रवाह परिकल्पना। समति प्रवाह परिकल्पना यानी कि मास फ्लो हाइपोथेसिस। ओके, बड़ी आसान है, सीधी सी बात है। इसके अंदर क्या लिखेंगे? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण, किसके कारण? जो वाष्पोत्सर्जन जो खिंचाव उत्पन्न होता है पत्तियों के अंदर, उस खिंचाव के कारण जो होता है या उसके प्रभाव के कारण जो जल का जो मात्रात्मक प्रवाह होता है उसके साथ साथ आयनों का भी प्रवाह हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण, वाष्पोत्सर्जन जो खिंचाव होता है उसके कारण, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या आकर्षण के कारण या उसके प्रभाव के कारण
जल के मात्रात्मक जो उसका प्रवाह होता है, प्रवाह के साथ जड़ों द्वारा आयनों का अवशोषण भी कर लिया जाता है। आयनों का अवशोषण भी कर लिया जाता है। बड़ी आसान सी परिभाषा है, सिर्फ क्या याद रखना है, वाष्पोत्सर्जन जो खिंचाव होता है, ये तो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि वाष्पोत्सर्जन का जो खिंचाव होता है डियर स्टूडेंट, वो जल के अवशोषण में सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। ये साबित किया था डिक्सन और जोली ने, जहां भौतिक बल जो सिद्धांत पढ़े थे हमने उसके अंतर्गत, कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जो होता है और संसंजन जो बल होता है उसके कारण ही जल का अवशोषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उस जल के अवशोषण के साथ साथ कुछ आयनों का क्या हो जाता है, कुछ खनिज आयनों का अवशोषण भी हो जाता है। ये बताती है समअति प्रवाह परिकल्पना, जो कि नंबर 1 थी। डियर स्टूडेंट, दूसरी है आयन विनिमय सिद्धांत जो है उसकी बात करते हैं। ये भी इसी प्रकार का है, आयन विनिमय सिद्धांत। आयन विनिमय सिद्धांत, बाहर और भीतर एक जो कोशिका होती है उसमें जड़ की सतह और बाह्य घोल के बीच की बात कर रहे हैं हम। मान लीजिए कि ये तो जड़ है, ठीक है, ये जड़ की सतह हो गई, भाई अवशोषण तो यही होना है, ये जड़ की सतह हो गई। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, मान लीजिए कि ये जड़ की सतह है और ये इसके चारों ओर उपस्थित बाह्य घोल है। ठीक है, ये जड़ वाली सतह हो गई, और थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, मान लीजिए कि ये जड़ है ताकि आपको आसानी से नजर आए। ये सतह हो गई, इसकी हो गई कि नहीं, और ये इसका बाह्य घोल हो गया। ये क्या हो गया, बाह्य घोल हो गया। बाह्य घोल में जल भी हो सकता है और जल में घुले हुए कुछ आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आयंस जो होते हैं जल के अंदर घुलनशील होते हैं, और क्या होता है, आयन विनिमय के माध्यम से, यानी कि धनायन का धनायन के साथ और ऋणायन का ऋणायन के साथ, ठीक है, क्या हो जाता है, विनिमय हो जाता है आपस में, और उसके माध्यम से क्या हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन का किसके साथ हो सकता है, पोटेशियम के साथ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, धनायन है, पोटेशियम क्या है, धनायन है। मान लीजिए कि जड़ की सतह पर क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन आयन है, और घोल में क्या उपस्थित है, पोटेशियम आयन है। तो इन दोनों का आपस में विनिमय हो जाता है, अर्थात हाइड्रोजन आयन तो घोल में चले जाते हैं और पोटेशियम जो आयन होते हैं वो किधर आ जाते हैं, जड़ की सतह के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये सिद्धांत बताता है आयन विनिमय सिद्धांत जो होता है हमारा। ठीक है, बड़ा आसान है। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जड़ की सतह और बाह्य घोल के बीच, जड़ की सतह व बाह्य घोल के बीच निश्चित संख्या में निश्चित संख्या में धनायनों व ऋणायनों का विनिमय होता है। ओके, किन किन का, धनायनों का और ऋणायनों का विनिमय होता है। विनिमय केवल समान आवेशों के आयनों के मध्य होता है। समझ गए, आयनों के मध्य होता है, ये ध्यान रखना। निश्चित संख्या में धनायनों और ऋणायनों का विनिमय होता है, और विनिमय जो होता है वो सिर्फ किन के मध्य होगा, समान आवेशों के। समान आवेशों का मतलब समझ गए, अर्थात धनायन का धनायन के साथ और ऋणायन का
ऋणायन के साथ विनिमय होता है। तो क्या कहा गया, निश्चित संख्या में धनायन व ऋणायनों का विनिमय होता है। विनिमय केवल समान आवेशों के आयनों के मध्य होता है, ठीक है, जिससे अनेक प्रकार के धनायन जड़ की सतह द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जड़ की सतह द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। ये दूसरा है, जड़ की सतह द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। आसान है बिल्कुल, आपको सिर्फ परिभाषाएं याद रखनी है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। नोट कर लो इसको फटाफट। बैठा दूं, पॉज करके लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, तीसरी है डोनन साम्यावस्था सिद्धांत। तीसरा जो निष्क्रिय विधि है, डोनन साम्यावस्था सिद्धांत, ये डोनन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे डोनन साम्यावस्था। साम्यावस्था का तो मतलब आप समझते ही हैं, जहाँ सांद्रता, आयनों की सांद्रता है वहाँ समान हो जाती है, या किसी भी यौगिकों की सांद्रता समान हो जाती है, जैव अणु आयंस वगैरह की सांद्रता जहाँ पर समान हो जाती है क्रिया विधि के दौरान, वो अवस्था साम्यावस्था कहलाती है, ठीक है। ऐसा आपने उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में देखा होगा कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं वो साम्यावस्था पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अग्र और प्रतीप जो अभिक्रियाएं होती हैं, अग्र और जो प्रतीप अभिक्रियाएं होती हैं, इन अभिक्रियाओं के दौरान मध्य के अंदर जहां पर किनकी जो क्या होते हैं, क्रिया में भाग लेने वाले जो डिटर्जेंट क्रियाकारक हैं और उनसे बनने वाले जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों की जो सांद्रताएं होती हैं वो एक निश्चित पॉइंट पर क्या हो जाती हैं, समान हो जाती हैं, और यही अवस्था क्या कहलाती है, साम्य अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर भी डोनन के द्वारा साम्य अवस्था शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्या कहता है ये सिद्धांत, देखिए, डोनन ने यह सिद्धांत 1927 में प्रस्तुत किया गया। यह सिद्धांत डोनन द्वारा, ये वैज्ञानिक का नाम है, डोनन द्वारा 1927 में प्रस्तुत किया। इनके अनुसार क्या होता है, इनके अनुसार स्थिर आयनों का, कुछ जो असंचरणशील तत्व होते हैं, ठीक है ना, जो गति नहीं कर पाते, ठीक है, स्थिर आयनों का या स्थिर आयनों को आप अविसरणशील तत्व भी कह सकते हैं। इनके अनुसार स्थिर आयनों का अवशोषण सांद्रता प्रवणता के अवशोषण सांद्रता
प्रवणता के विरुद्ध एकत्रित होकर होता है। ठीक है, क्या कहा गया कि स्थिर जो आयंस होते हैं या अभिसरणशील जो तत्व होते हैं डियर स्टूडेंट, उनका जो अवशोषण होता है वो उनकी जो सांद्र प्रवणता होती है, ठीक है, उसके विरुद्ध उनको पहले इकट्ठा कर लिया जाता है सतह पर, और उसके पश्चात, यानी कि कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी अवस्था है जहां पर जड़ की बाह्य सतह जो होती है, जड़ की जो बाह्य सतह होती है, उस सतह पर तत्वों का जो एकत्रितकरण है, यहाँ पर बहुत सारे तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, और जो इकट्ठे होते हैं वो उनकी सांद्र प्रवणता जो होती है उसके विरुद्ध इकट्ठे हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे जड़ के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये सिद्धांत जो थे 3 प्रकार के, जिन्हें हम निष्क्रिय यानी कि पैसिव मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, ये जो सिद्धांत है ये दर्शाते हैं कि 17 प्रकार के जो आयन्स होते हैं, उन आयनों में से कुछ आयन ऐसे होते हैं जिनके अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये 3 सिद्धांत हैं। ये तीसरा है, इसको भी नोट कर लो। फिर हम पढ़ेंगे सक्रिय अवशोषण। गुड। मोस्टली जो आपको ध्यान रखने की बात है सिर्फ वो क्या है कि 2 चीजें मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, इनसे आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे। क्या, सबसे पहला हमने निष्क्रिय अवशोषण हम पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट। निष्क्रिय जो अवशोषण होता है इसका अर्थ क्या है? निष्क्रिय अवशोषण से मतलब क्या है कि निष्क्रिय अवशोषण में क्या होता है कि जो वैद्युत रासायनिक विभव है, ठीक है, उस विभव के आधार पर, वैद्युत रासायनिक विभव के आधार पर क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है, पहली बात किसके अंदर? निष्क्रिय अवशोषण में। लेकिन सक्रिय जो अवशोषण होता है उसमें इसके विरुद्ध होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा, जो वैद्युत रासायनिक विभव है उसके विरुद्ध, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो पोटेंशियल होता है वैद्युत रासायनिक विभव के विरुद्ध क्या होता है? आयनों का अवशोषण होता है। वहां तो उनके आधार पर होता है, यहाँ उसके विरुद्ध होता है। जब किसी चीज को, मान लें ऊंचाई से ऊंचाई के ऊपर अगर आप पानी चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो डियर स्टूडेंट सीधी सी बात है, वहां पर क्या करना पड़ेगा? आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? और प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ जाती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ जाती है। मान लीजिए कि आपको घर के छत पर जो टंकी रखी हुई है उस टंकी के ऊपर आपको क्या करना है? पानी को चढ़ाना है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? पानी को चढ़ाने के लिए आप मोटर का इस्तेमाल करेंगे। मोटर क्या है? एक ऊर्जा ही तो है। क्यों? तो यहाँ पर वैद्युत रासायनिक जो विभव है, प्रवणता है, वैद्युत रासायनिक विभव प्रवणता के विरुद्ध क्या होगा? सक्रिय अवशोषण होता है, जिसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। तो इसे नंबर 2 लिखिए, सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण परिभाषा क्या लिखेंगे? एक्टिव जो मैकेनिज्म वाली जो प्रोसेस होती है, एब्जॉर्वेशन होता है इसमें, यहाँ पर हम लिखेंगे कि उपापचयी क्रियाओं के सहयोग से जो हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस चलती हैं, किन के अंदर? पादपों के अंदर चलती हैं, जैसे श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, उपापचयी क्रियाओं के सहयोग से, उपापचयी क्रियाओं की सहायता से भी लिख सकते हैं, क्या उनके सहयोग से वैद्युत रासायनिक विभव के विरुद्ध वैद्युत रासायनिक विभव के विरुद्ध आयनों का अवशोषण
आयनों का अवशोषण क्या कहलाता है? सक्रिय अवशोषण कहलाता है। सक्रिय अवशोषण कहलाता है। इस अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा यानी कि आप कोष्टक में लिख सकते हैं एटीपी, समझ गए? एटीपी की आवश्यकता होती है, ठीक है। एटीपी की यहां पर आवश्यकता होगी। इसकी भी कुछ परिकल्पनाएं हैं, 3 विचार हैं। इसके संबंध में निम्न विचार प्रस्तुत किए गए। नंबर 1, वाहक संकल्पना। वाहक संकल्पना, ठीक है। एक दिक् स्थान बन जाता है दोनों के मध्य। कह सकते हैं कि जहां कोशिका और ऊतक का अवयभाग, जहां आयनों का अवशोषण होता है, ठीक है, वो आंतरिक द्विक स्थान कहलाता है। यानी कि जो जड़ की सतह होती है डिस्टेंट, उस जड़ की सतह के पास की जो कोशिकाएं होती हैं, मान लीजिए कि ये जो वाली जो कोशिकाएं होती हैं, ये आंतरिक द्विक स्थान हो जाता है और इसके चारों ओर का बाह्य द्विक स्थान हो जाता है, ठीक है। इन स्थानों के आधार पर वाहक संकल्पना दी गई है। क्या कहा गया है कि कुछ विशेष प्रकार के जो वाहक होते हैं, जो वेक्टर होते हैं डी स्टूडेंट, वो वेक्टर जो होते हैं वो वेक्टर क्या करते हैं कि आयनों को उस स्थान तक पहुंचाते हैं जो स्थान, यानी कि वो उस क्षेत्र को पार करने में मदद करते हैं जिस क्षेत्र में से आयन्स जो होते हैं होकर नहीं जा सकते। तो वो क्षेत्र कौन से हैं, पहले हम उनको समझेंगे। इस परिकल्पना के अनुसार क्या लिखेंगे? किसी कोशिका या ऊतक का वह भाग, किसी कोशिका व ऊतक का वह भाग जिसमें आयनों का अवशोषण वह भाग जिसमें आयनों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? किसी कोशिका व ऊतक का वह भाग जिसमें आयनों का अवशोषण उपापचयी प्रक्रियाओं के उपापचयी क्रियाओं द्वारा होता है। उपापचयी क्रियाओं द्वारा होता है, वो आंतरिक द्विक स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिक द्विक स्थान कहलाता है। और ये वो स्थान है जो आयनों के निष्क्रिय अवशोषण के लिए कैसा हो जाता है? अपारगम्य हो जाता है। यहां से निष्क्रिय रूप से आयन्स जो होते हैं वो नहीं जा सकते, तो आंतरिक द्विक स्थान कहलाता है, ठीक है। तो जिसमें आयनों का अवशोषण उपापचयी क्रियाओं के द्वारा हो, वह क्षेत्र, किसी भी कोशिका का या ऊतक का वह क्षेत्र आंतरिक द्विक स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिक द्विक स्थान कहलाता है, ठीक है। इस भाग में अवशोषित आयन क्या नहीं होते? विनिमय नहीं होते। अवशोषित आयन विनिमय नहीं होते, एक्सचेंजेबल नहीं होते। आयन विनिमय नहीं होते, ठीक है। एक ऐसा स्थान बन जाता है, ठीक है, जहां पर आयन जो होते हैं, जो अवशोषित जो कर लिए, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अर्थात उनका क्या नहीं होता? विनिमय नहीं होता है।
दिख रहा है ना, जबकि बाह्य दिक स्थान में आयन स्वतंत्रता पूर्वक विसरण करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक विसरण करते हैं। ठीक है, तो जिसमें आयनों का अवशोषण उपापचय क्रियाओं द्वारा होता है वो स्थान कोशिका का क्या कहलाता है, आंतरिक दिक स्थान कहलाता है। उसके बाहर जहां पर आयन्स जो होते हैं स्वतंत्रता पूर्वक विसरण कर सकें वो क्या क्या कहलाता है, बाह्य दिक स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है, बाह्य दिक स्थान कहलाता है। और जहां पर नहीं कर सकते वो आंतरिक दिक स्थान कहलाता है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दोनों के बीच का क्षेत्र कैसा होता है, आयनों के लिए अपारगम्य होता है। आयनों के लिए कैसा हो जाता है, अपारगम्य होता है। ठीक है, कैसा होता है, अपारगम्य होता है। फटाफट लिख लो इसको, अपारगम्य होता है। चल रही है, तो अभी तो थोड़ा सा बहुत पढ़ाऊंगा, यह तो कंप्लीट करो। वाहक संकल्पना मिटा दो, इसी के आगे लिखना है, यहीं पे मैं लिख देता हूं, पूरा नहीं मिटाएंगे। ठीक है, वाहक संकल्पनाएं में तो इस क्षेत्र को पार करने के लिए आयन इस क्षेत्र को पार करने के लिए आयन किसका इस्तेमाल करते हैं, इस क्षेत्र को पार करने के लिए आयन वाहक से संयोजित, यानी कि वाहक की सहायता से, ये प्रोटीन हो सकते हैं, जो वाहक हैं ये क्या हो सकते हैं, ये प्रोटीन हो सकते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र को पार करने के लिए आयन वाहक की सहायता से बाह्य दिक स्थान से संयोजित हो जाते हैं, और फिर विसरण तो होता ही है, वहां पे संयोजित हो जाते हैं। ठीक है, गड़बड़ तो वहां से आंतरिक दिक स्थान से निकालने की थी, और इन्हें आंतरिक दिक स्थान में मुक्त कर दिया जाता है। पार करने के लिए आयन वाहक की सहायता से बाह्य दिक स्थान में संयोजित हो जाते हैं तथा इन्हें आंतरिक दिक स्थान में मुक्त कर दिया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, ये सिस्टम चलता है वाहक संकल्पना में। दोनों स्थानों के नाम याद रखना, दोनों स्थानों के बीच का जो गैप होता है वह अपारगम्य हो जाता है, उसको पार करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वाहक का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिससे वाहक आयन सम्मिश्रण तैयार हो जाता है। अगर शॉर्ट में लिखें इसको तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है कि जो वाहक होते हैं वो किसके साथ जुड़ते हैं, वो डियर स्टूडेंट एटीपी के साथ जुड़ते हैं। ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हो इसको। वाहक किसके साथ जुड़ते हैं, एटीपी के साथ जुड़ते हैं, जिससे वाहक क्या हो जाता है, वाहक कैसा हो जाता है डियर स्टूडेंट, सक्रियक हो जाता है। कैसा हो जाता है, सक्रियक हो जाता है, जिससे क्या बन जाती है, एडीपी तैयार हो जाती है। ठीक है, उसके पश्चात जो वाहक सक्रियक है, जो डियर स्टूडेंट क्या है, वाहक सक्रियक है, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, आयन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आयन के साथ जुड़ेगा क्या होगा, वाहक आयन सम्मिश्रण बन जाएगा। वाहक आयन क्या बन जाएगा, सम्मिश्रण
कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। वाहक आयन क्या बन जाएगा, सम्मिश्रण बन जाएगा। और ये वाहक आयन जो सम्मिश्रण होता है, ठीक है, उसके पश्चात कहाँ पहुंच जाएगा, आंतरिक स्थान में पहुंच जाएगा। और वहां पे क्या होगा, वाहक जो होता है वो पुनः निष्क्रिय हो जाएगा। ये क्या बन गया, एक सम्मिश्रण बन गया दोनों का, जिसमें वाहक जो है वो फिर से निष्क्रिय हो जाएगा और आयन जो होते हैं वो कहाँ पहुंच जाएंगे, द्विक स्थान में पहुंच जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले वाहक जो निष्क्रिय होते हैं डेट वो एटीपी को ग्रहण करके वाहक सक्रियक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस वाहक सक्रियक से आयन जुड़ जाते हैं, जिनसे वाहक आयन सम्मिश्रण तैयार हो जाता है। यहाँ वाहक आयन सम्मिश्रण आंतरिक स्थान में पहुंच के वहां पर आयनों को मुक्त कर देते हैं और स्वयं फिर से निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर ये दूसरी प्रोसेस चलती रहती है, अर्थात कंटिन्यूसली ये प्रोसेस जो होती है ये लगातार चलती रहती है। और इसके माध्यम से इसे हम क्या बोलते हैं, वाहक संकल्पना बोलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं सोच रहा था कि कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास 2 जो है विधियां और एक इम्पोर्टेंट नोट्स जो है वो शेष रह गया, जो हम कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।